आज जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, मतलब ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर आयन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बच्चे ज़रा मज़े लेके पढ़ा करें, समझा करें, चीज़ें बहुत मज़े की हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ना, मॉलिक्यूलर आयन, उनको रेडिकल भी कहते हैं। ठीक हो गया, इनके दो नाम हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या आ जाए तो इस पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या आ जाए तो इस पर चार्ज आ जाता है, इसको मॉलिक्यूलर आयन या रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बात क्या है, ये उस एटम पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब वो जो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या आ जाए तो इस एटम पर एक चार्ज आ जाता है, उस एटम को मॉलिक्यूलर आयन या रेडिकल कहते हैं। क्या आता है, चार्ज आता है। अब चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये चार्ज जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से आया है, अगर तो वो जो चार्ज है वो हमारे पास पॉजिटिव है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उसे क्या कहेंगे, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, और अगर वो जो चार्ज है वो नेगेटिव हो तो फिर उसे क्या कहेंगे, फिर उस चार्ज को कहेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर कहेंगे। बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या आ जाएं तो उस एटम पर चार्ज आ जाता है। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन के निकलने या आने से पॉजिटिव चार्ज पैदा हो तो उसे केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज पैदा हो तो उसे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। तो हमने अब देखना है कि किसी एटम में कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है और कैसे नेगेटिव, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ को देखते हो ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। चीज़ें जो देखते हो, सामने जो हो रहा होता है उसको देखते हो ना तो आपके जहन में बैठ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये एक एटम है। एटम की शक्ल है बिल्कुल सिंपल सी है। ठीक है, ये एटम की डायग्राम है और आप देख सकते हैं दरमियान में ये जो है ये प्रोटॉन है, और यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे जो दरमियान में रेड कलर के हैं वो प्रोटॉन है, यहाँ पे शो भी हो रहा है, और जो वाइट है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। अब हमने इस पे चार्ज फाइंड करना है कि कौन सा चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, जो 4 पॉजिटिव चार्ज है और जो 4 नेगेटिव चार्ज है उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो चार्ज है -4, ये है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव का चार्ज होता है। और जो अंदर प्रोटॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव का चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज आया और ये पॉजिटिव चार्ज है, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो मतलब क्या है कि एटम पर कोई चार्ज भी नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और डायग्राम से इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो जब हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है तो और मज़ा आता है पढ़ने में। तो मज़े लेके पढ़ा करें, कभी भी परेशान और टेंशन के साथ ना पढ़ा करें। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अगर एक चला गया है, थोड़ा सा फिर मैं बैकवर्ड कर देती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल गया है, तो अब क्या होगा, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो अब हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो बाकी जो एटम में पार्टिकल्स, मतलब जो बाकी एटम रह गया है उस पर कौन सा चार्ज है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो अब क्या जवाब आएगा, 4 कितने हैं प्लस के, ये इन प्रोटॉन का है, और 3 माइनस के, ये इन 3 इलेक्ट्रॉन का है। तो अब हम इसको ऐड करते हैं तो अब क्या जवाब आएगा, +1। तो ये जो +1 है इसका मतलब है कि एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या मतलब है कि एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है,
पहले हमने देखा है कि जब बराबर थे तो कोई चार्ज नहीं था। अब हमने देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, 4 प्रोटॉन है, इनको ऐड किया, क्या जवाब आया +1 का। तो एटम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ठीक है, तो अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन निकलने से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। फ़र्ज़ करो 2 इलेक्ट्रॉन एटम में आ गए हैं। अभी आप यहाँ से आते हुए देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आ गए हैं। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब हम इस पे जो चार्ज है वो फाइंड करते हैं। तो इनको हम लोग अब क्या आएगा? -5। -5 कौन सा है? इलेक्ट्रॉन पे। माइनस ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है इनका चार्ज है, और चार्ज जो अंदर है पॉजिटिव वाला है उसका है। तो अब एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1। तो एटम पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव -1 का चार्ज है। ठीक है, माइनस का चार्ज है। और जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। याद रहे कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन आने से किसी एटम में दाखिल होने से आता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने से आता है। ठीक हो गया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज होता है। जब किसी एटम में आता है तो नेगेटिव चार्ज लेकर आता है। जब नेगेटिव चार्ज लेकर आता है तो पहले वाला भी चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव आ जाता है तो और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और जब किसी एटम में से निकलता है तो मतलब खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज जब निकलता है तो पीछे से ऑटोमेटिकली दूसरा जो चार्ज पॉजिटिव है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके बारे में क्या है कि ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है। इसमें एलिमेंट की तमाम खसूसियात होती हैं। दूसरी तरफ क्या है? अच्छा, पहले इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लें। ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, ये किसी एलिमेंट का छोटा सबसे पार्टिकल है। कंपाउंड मत कह देना, एलिमेंट कहना है। एलिमेंट में क्या होता है? एलिमेंट में सब एक जैसे एटम होते हैं। अगर हाइड्रोजन का एटम है तो जो एलिमेंट बनेगा उसमें 40-50 जितने भी एटम होंगे वो सारे हाइड्रोजन के ही होंगे। एक जो एलिमेंट होता है उसमें एक ही किस्म के एलिमेंट होते हैं। ऐसे नहीं होगा एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, दूसरा एल्यूमिनियम का है और तीसरा। जब मुख्तलिफ किस्म के एटम मिले तो कंपाउंड बनता है, जब एक जैसे एटम मिले तो क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। तो ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है। ये आज़ाद रह सकता है, अकेला जी सकता है, इसमें पावर है भाई, खुद डिपेंडेंट है। और इसकी तमाम जो खसूसियात होती हैं एलिमेंट की, और इसमें इस एलिमेंट की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। ज़ाहिर सी बात है उस एलिमेंट की तमाम खसूसियात तो उसमें मौजूद होनी है, क्योंकि वो एलिमेंट का हिस्सा है और जो बाकी उसी एलिमेंट की तरह ही है, उनसे डिफरेंस नहीं है कोई इनमें, तो उनकी जैसी खसूसियात होंगी ना। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर आयन में क्या है? ये किसी मॉलिक्यूल से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अखराज या हसूल से वजूद में आते हैं। ये भी हम देख के आए हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन के अखराज और हसूल से जो है वो मॉलिक्यूलर आयन किस तरह से बनते हैं, अभी हम पीछे देख के आए हैं। तो ये कैसे मॉलिक्यूलर आयन वजूद में आते हैं? ये इलेक्ट्रॉन के अखराज या हसूल, हसूल का मतलब होता है हासिल करना, हसूल से वजूद में आते हैं। ठीक है, अखराज खारिज करना, हसूल हासिल करना। ये किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के खारिज होने से या हासिल होने से मॉलिक्यूलर आयन वजूद में आते हैं। इस तरफ है ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है जिस पर कोई चार्ज ना हो, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता। और जो मॉलिक्यूलर आयन है इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया चार्ज कैसे फाइंड करते हैं। जिस पर कोई चार्ज नहीं होता वो भी हमने देखा है कि कैसे फाइंड करते हैं, जिस पर चार्ज था वो भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद नीचे हमारे पास है ये एटम्स के मिलने से वजूद में आता है। क्या? मॉलिक्यूल, एटम जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ एटम बहुत सारे तरीक़ों के साथ जुड़ते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बॉन्ड होते हैं,
कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं, वो बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, और अभी आएंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत से तरीक़ों से एटम जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उन बहुत से तरीक़ों से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये एटम्स के मिलने से वजूद में आते हैं। और दूसरी तरफ ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन से वजूद में आते हैं। इसमें एटम जो हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं, मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, बल्कि आयोनाइजेशन एनर्जी से वजूद में आते हैं। और आयोनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आयोनाइजेशन से वजूद में आते हैं। तो आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन एक एनर्जी होती है। ये कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली एनर्जी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना, एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम में से निकल गया है, पीछे अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है, आ गए हैं, निकल गए हैं, वो कैसे निकलते हैं, वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से निकलते हैं और आते हैं। ठीक है, तो ये वही एनर्जी है, उसी आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से वो आते और जाते जो हैं, उसी एनर्जी की वजह से वो जो है ये मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। अभी वो आई थिंक छठा चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें आगे आयोनाइजेशन एनर्जी का पूरा टॉपिक है, उसमें फिर बहुत डिटेल हो जाएगी। अभी आप लोग इतना याद करें कि ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलते और आते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये क्याम पजीर यूनिट है। ठीक हो गया, ये क्या है, क्याम पजीर यूनिट है। और दूसरी तरफ क्या है, ये केमियाई तौर पर रिएक्टिव होते हैं। ये क्याम पजीर का मतलब क्या होता है, क्याम करने वाले, सुकून वाले, भाई अपनी जगह पे बैठे हैं, नहीं किसी को तंग करे, क्याम पे है, क्याम पजीर यूनिट है। ठीक है, और ये जो है ये रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि इन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, बात जो ऊपर आई है वही है। लेकिन रिएक्टिव का थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंग है, ज़्यादा मतलब है कि ये क्या करते हैं, ये इन पे चार्ज होता है ना, एक फ़र्ज़ करें एक मॉलिक्यूल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो एक और मॉलिक्यूल है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल वाला चार्ज क्या करेगा, दूसरा जो नेगेटिव मॉलिक्यूल वाला चार्ज वाला जो मॉलिक्यूल है उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो अपनी तरफ खींचने वाला अमल है ना, इसको रिएक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये दूर भेजने वाला, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में इकट्ठे होंगे, जब एक जैसे चार्ज हों तो वो एक दूसरे को परे धकेलते हैं, तो फिर दोनों पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर एक पर पॉजिटिव होगा और एक पर नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को खींचेंगे। अगर दो एक जैसे चार्ज हों तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो ये दूर धकेलना और खींचना, ये इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टिव कहते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उस चार्ज की वजह से वो खींचते हैं या फिर देते हैं, लेते हैं, जो भी हो गया। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस भी आ गया है। उम्मीद है हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी बात ना समझ आए तो आप लोगों ने कमेंट करना है, मैं आपको उस कमेंट पे वीडियो बनाऊंगी, आपको जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा मकसद है यहाँ पे आप लोगों को समझ आए।